माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। एसएससी के लगातार एग्ज़ाम्स लगे हुए हैं, ठीक है। सीजीएल अभी अप्रैल में चल रहा था, मई में सीएचएसएल होने वाला है, उसके बाद फिर एमटीएस होने वाला है। तो सीएचएसएल और एमटीएस अब आने वाले एसएससी के 2 एग्ज़ाम हैं, लगे हुए हैं। तो सीएचएसएल की हम प्रैक्टिस करा ही रहे हैं साथ में। अब मैंने शुरू किया कि एमटीएस को भी क्यों ना साथ में चला जाए, क्योंकि एमटीएस के लिए भी बहुत दिन नहीं है, ठीक है। पेपर पैटर्न एसएससी के सारे एग्जाम्स का लगभग वही होता है। तो 2020 के पेपर्स हमने लिए हैं एमटीएस के लिए भी और सीएचएसएल के लिए भी। पहले 2020 में ही इतने सेट हैं कि सारे कराते कराते काफ़ी समय लग जाएगा, और इतने में आपकी लगभग सारी की सारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। जितने पेपर सेट हैं उनको आप सारा का सारा लगा डालें तो लगभग सारे की सारी ग्रामर रिवाइज हो जाती है, ठीक है। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एमटीएस 2020 का पहला सेट, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। आपका पहला क्वेश्चन, और ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें आपको जो वर्ड दिया हुआ है उसका साइनोनियम बताना है। साइनोनियम वर्ड क्या दिया है? इंडल्जेंस दिया हुआ है। इंडल्जेंस का मतलब क्या होता है? सहनशीलता, किसी भी चीज़ के प्रति जो हमारी सहनशीलता होती है वो। तो एक तो सहनशीलता हो गई जिसको हम कहते हैं फॉरबियरेंस, ठीक है। ये आ गई फॉरबियरेंस। अगर ये फॉरबियरेंस का हमें कोई साइनोनियम ना मिला तो हम इसका दूसरा साइनोनियम लेंगे। एक दूसरा इसका साइनोनियम होता है, वो होती है उदारता, ठीक है ना। क्या होगी? उदारता। उदारता का मतलब जो हम उदारता 2 तरह की होती है, एक पैसे के मामले में और एक शक्ति के मामले में, रूल्स के मामले में। तो पैसे के मामले में जो उदारता होती है उसको हम जेनरसिटी कहते हैं ना, वो हो गई जेनरसिटी। और जो रूल्स के मामले में होती है, नियमों के मामले में होती है, उसे कहते हैं लीनियंसी, ठीक है। तो हमको जो इसमें से मिल जाए उसी से काम चलाएंगे। अगर फॉरबियरेंस के सेंस में नहीं आया, सहनशीलता के सेंस में नहीं आया, तो नरमी के सेंस में आ जाएगा। तो देख लेते हैं जो भी हमको मिल जाता है इसमें। इंटेलिजेंस का दो मतलब हो गया, मैंने कहा था, एक हो गई सहनशीलता, एक हो गई उदारता या नरमी, ठीक है ना। उदारता दान देने वाली दूसरी हो जाती है, वो जनरसिटी हो जाती है, और नरमी आ जाती है नियमों में, ठीक है। तो देखते हैं, एक्यूरेसी का मतलब हो जाएगा सटीकता। लीनियंसी, अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया था कि लीनियंसी का मतलब क्या होता है? नियमों में थोड़ी नरमी, या डिसिप्लिन में थोड़ी नरमी। और डिलीजेंस का मतलब होता है कठिन परिश्रम, हार्ड वर्क, क्लेवर, एसिडुअसनेस। और अटेंटिवनेस का मतलब क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेट हो जाना, बहुत ज़्यादा अटेंटिव हो जाना। तो यह नरमी के सेंस में हमको एक साइनोनियम मिल रहा है लीनियंसी का इंटेलिजेंस के लिए। और बाकी ए सी डी में दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो गया इसके लिए? बी हो गया। चलिए ठीक है, क्लियर, एक क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं, हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा क्या जा रहा है? सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। एक इडियम दिया हुआ है, उसकी आपको मीनिंग बतानी है। बाय द सेम टोकन। बाय द सेम टोकन का मतलब होता है ठीक उसी प्रकार। मतलब क्या होगा इसका? इन द सेम वे, जस्ट उसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार, ये हो गया बाय द सेम टोकन, ठीक है ना। तो अब देखिए इस मीनिंग का कोई फ्रेज मिलता है कि नहीं? यूज द सेम पासवर्ड। देखो बाय द सेम टोकन, आप टोकन को पासवर्ड मत समझिएगा, जो बैंक में टोकन मिलता है वो ना सोचिएगा इसको, ठीक है। तो बाय द सेम पासवर्ड तो होगा नहीं। यूज द सेम टिकट, ये भी नहीं होगा, टोकन को टिकट के सेंस में नहीं लिया है। इन द सेम वे, ये हो सकता है, इन द सेम बस ये नहीं होगा। बात समझ में आ गई ना आपको? क्लियर हो गया। बाय द सेम टोकन का मतलब होता है ठीक उसी प्रकार, और उसका जो मीनिंग दी हुई है सी वाले में, इन द सेम वे, तो इसका आंसर क्या हो गया? सी हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 एक बार फिर किससे रिलेटेड है? ये देखिए खाली जगह दी हुई है, ये खाली जगह भरना है आपको। अब क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? पढ़ना तो पड़ेगा सेंटेंस, खाली जगह देख के तो हमारा काम हो नहीं जाएगा, ठीक है। टुडे, एक ध्यान रखिएगा, वर्ब भरनी है ना। ये देखिए 4 की चारों वर्ब हैं, तो वर्ब भरने के लिए हमें ये जो टुडे उडे लग जाता है, टुडे, यस्टरडे, टुमारो, इससे बड़ी हेल्प मिल जाती है। टुडे लगा है तो इसका मतलब टेंस डिसाइड हो जाएगा, यस्टरडे लगा है या फिर टुमारो लगा है तो ये हमारे टेंस को डिसाइड करने में काम आ जाता है। अब केवल एक वर्ड देख करके, टुडे, ये देख करके हमारे दिमाग में एक चीज़ आ जाती है कि हम वाज तो नहीं लगाएंगे इसमें, बी वाला ऑप्शन कट गया।
अब आर है, हैव है और इज है, ये हमें देखना है। कह रहे हैं कि बैंकिंग इन अ सीमलेस वर्ल्ड डैश और डिस्टिंक्ट रियलिटी। अब जो यहाँ पे खाली जगह है वो वर्ब के लिए लगानी है और इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन है? बैंकिंग है, ठीक है ना। सब्जेक्ट कौन है? बैंकिंग है। बैंकिंग एक सेक्टर है, ये प्लूरल नहीं होता, तो ये सिंगुलर है। ये जो सब्जेक्ट है हमारा वो कैसा है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो अब आर और हैव नहीं लगाएंगे, ठीक, जाहिर सी बात है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, अब आर और हैव लगेगा नहीं, वाज पहले से ही कट चुका था। आपके पास एक ऑप्शन बचा हुआ इज, ठीक है, तो आपका आंसर कौन सा हुआ? डी। तो इसलिए जो चीज़ें सेंटेंस में लगी रहती हैं, टुडे लिखा है, यस्टरडे लिखा है, टुमारो लिखा है, दे आर नॉट यूजलेस, उनसे आपको आंसर सेट करने में हेल्प मिलेगी। नेवर इग्नोर देम, कंसंट्रेट, टेक केयर ऑफ देम, ये जो वर्ड्स लगे होते हैं ये क्लू होते हैं, आपको संकेत करते हैं कि आप कैसे ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे, ठीक है। तो आप इनको हल्के में ना लीजिएगा भाई, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन 3 हो गया, हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए हैं और इसमें क्या करना है कि देखना है किस वाले पार्ट में ग्रामेटिकल एरर है, ठीक। तो ग्रामेटिकल एरर आपको ढूंढना है इस वाले पार्ट में। चलिए वो हम आपको स्टेटमेंट वाला पोर्शन आप ऊपर कर देते हैं, ठीक है। आ जाते हैं नीचे सीधे सीधे जहां पर क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन में क्या दिया है? एरर आपको ढूंढनी है। हैव यू डिसाइडेड व्हाट यू वांट टू बिकम व्हेन यू ग्रोन अप, ठीक है, ये दिया। हैव यू डिसाइडेड, यहाँ पे कोई एरर नहीं है। अब पोर्शन तोड़ते हैं हम। हैव यू डिसाइडेड, यहाँ कोई गलती नहीं है। यू के पहले हैव लगा है, यू के लिए हैव लगता है, हैव के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, क्लियर है, ठीक है। यू के लिए हैव लगा, हैव के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, कोई गलती नहीं। व्हाट यू वांट टू बिकम, देखो यू लगा, यू के साथ वांट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, ये भी ठीक है। टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी वांट के बाद, ये भी ठीक है। यहाँ तक कोई गलती नहीं है, 2 पोर्शन हो गया। व्हेन के बाद यू ग्रोन, अब देखो सीधे सब्जेक्ट के बाद ये यू क्या हुआ? हमारा सब्जेक्ट हो गया और सीधे सब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब वगैरह के गलत हो जाएगी। क्लियर हो गई बात? सब्जेक्ट के साथ सीधे वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लगती है, क्या लगाना पड़ता है? सब्जेक्ट के साथ सीधे वर्ब की सेकेंड फॉर्म लग सकती है। थर्ड फॉर्म लगानी है तो बिना किसी हेल्पिंग वर्ब या बिना किसी ऑक्सिलरी वर्ब के आप थर्ड फॉर्म नहीं लगा सकते हैं, या कामा लगा के आप परफेक्ट पार्टिसिपल की तरह यूज करें, तो ये वो भी नहीं हुआ है। व्हेन यू, व्हेन के साथ एक सीधा सीधा सेंटेंस है, जब आप बड़े होंगे तो आप क्या बनना चाहते हैं, क्या आपने डिसाइड किया है, तो बड़े होने के बाद, तो व्हेन यू, व्हेन के बाद आपका जो सेंटेंस होता है वो फ्यूचर में लिखता नहीं, शैल विल लगा नहीं सकते। तो व्हेन यू ग्रोन अप की जगह क्या करेंगे? व्हेन यू ग्रो अप, क्या होगा? व्हेन यू ग्रो अप, जब आप बड़े हो जाएं, ठीक है। या व्हेन यू आर ग्रोन अप, ऐसे लिखा होता है व्हेन यू आर ग्रोन अप, जब आप बड़े हो जाएंगे तो आप क्या करेंगे, आपने कभी सोचा है? तो ग्रोन गलत हुआ, वहां पे ग्रो अप या व्हेन यू आर ग्रोन अप आर लगा होता तो ठीक हो जाता। फिलहाल ये वाला पोर्शन आपका गलत है और आपका आंसर हुआ किसमें? ए में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें और ये रहा 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन क्या है? एंटोनियम का है। एंटोनियम में मेन वर्ड क्या दिया हुआ है? आपका स्लाई दिया हुआ है, और इस स्लाई की मीनिंग क्या होती है, ठीक है। तो आपने सुना है ये वर्ड कभी इसके पहले? स्लाई, स्लाई का मतलब होता है धोखेबाज। क्या होता है? धोखेबाज, बिट्रेयर होता है, ठीक है। बिट्रेयर का मतलब जो धोखा दे देता है, ठीक, ये हो गया धोखेबाज। कुटिल कह सकते हो इसको, कोई आदमी क्या होता है, काइया टाइप का, बहुत कुटिल टाइप का आदमी होता है, उसको कह सकते हो। तो धोखेबाज, कुटिल, मक्कार, काइया टाइप का जो आदमी होता है, उसके लिए आप क्या एंटोनियम यूज करोगे यहाँ पर? तो थिक का मतलब मोटा हो जाएगा, स्लो का मतलब धीमा हो जाएगा, कोई रिलेशन नहीं है उस वर्ड से। ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार, तो काइया, धोखेबाज, मक्कार का अपोजिट ईमानदार हो सकता है। और स्टिफ का मतलब क्या होता है? कड़ा, थोड़ा सख्त, जो नरम ना हो, जो सॉफ्ट ना हो, ठीक है, नॉट सॉफ्ट, तो इसका भी कोई लेना देना नहीं है। तो स्लाई का जो अपोजिट है वो सी के अलावा और कोई है ही नहीं, क्योंकि ए, बी और डी दूर दूर तक इससे कहीं से भी रिलेटेड नहीं है। क्लियर हो गई बात? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 5 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस व्हिच कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। ये आपको एरर ढूंढनी है फिर, और एरर में हम स्टेटमेंट वाला पोर्शन ऊपर कर देते हैं, आपका सीधे क्वेश्चन वाला पोर्शन रखते हैं सामने स्क्रीन पर। तो क्वेश्चन पढ़िए क्या लिखा है? सेल्डम, सेल्डम पहले आ गया तो हैज पहले आ गई, ठीक है। इन्वर्जन का रूल है कि इफ वी स्टार्ट आवर सेंटेंस विद अ नेगेटिव एक्सप्रेशन
लाइक मतलब एनी फ्रेज मेड ऑफ नो या नेवर हो गया, सेल्डम हो गया, लिटिल हो गया, फ्यू हो गया, रेयरली हो गया, बेयरली हो गया। इस तरह के कोई भी नेगेटिव एक्सप्रेशन से अगर हम स्टार्ट करते हैं सेंटेंस को तो आवर हेल्पिंग वर्ब कम्स बिफोर सब्जेक्ट, हमारी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आ जाती है, इसको इन्वर्जन कहते हैं। तो डिस्कवरीज के पहले हैज़ का आना कोई गलत बात नहीं है, बस ये है कि हैज़ किसके लिए लगा है, डिस्कवरीज के लिए लगा हुआ है। तो हमारा सब्जेक्ट और वर्ब ज़रा ढूंढना है। सेल्डम नेगेटिव एडवर्ब हो गया, हैज़ हमारी हेल्पिंग वर्ब है। द डिस्कवरीज ऑफ द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट डिस्कवरर्स, तो ये हो गई हमारा सब्जेक्ट हो गया, कौन सा, डिस्कवरीज ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट डिस्कवरर्स, ये है सब्जेक्ट। और इस सब्जेक्ट में मेन पोर्शन कौन सा है, ये ध्यान रखने वाली बात है ना कि इस सब्जेक्ट का मेन पोर्शन कौन सा है। अब यहाँ रख के आपको दिखाते हैं। डिस्कवरीज ऑफ द, देखिए डिस्कवरीज ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट डिस्कवरर्स में मेन जो वर्ड है वो क्या है, डिस्कवरीज है। और डिस्कवरीज को आप किस कैटेगरी में रखेंगे, सिंगुलर या प्लूरल, तो डिस्कवरीज क्या है, प्लूरल है, ठीक है। डिस्कवरीज प्लूरल है जिसके लिए आपने वर्ब क्या लगा रखी है, हैज़ लगा रखी है। हैज़ कैसी वर्ब है, हैज सिंगुलर वर्ब है, ठीक है ना। आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, ठीक, सब्जेक्ट प्लूरल है, उसके लिए वर्ब क्या लगा रखे हैं, सिंगुलर लगा रखे हैं। तो अगर हम ऐसे करते डिस्कवरीज, तो डिस्कवरीज के बाद अगर हमें वर्ब लगानी होती तो हम हैज़ ना लगा के क्या लगाते, हैव लगाते हैं। तो यहाँ जहाँ हैज़ लगा हुआ है वही बड़ी मिस्टेक है, वही ब्लंडर हो गया, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है डिस्कवरी जो कि एक प्लूरल सब्जेक्ट है, उसके लिए हम हैज़ नहीं लगा सकते, उसके लिए हमें हैव लगाना चाहिए जो कि एक प्लूरल वर्ब होती, ठीक है। क्लियर हो गई बात से। ये जो एरर है वहाँ पर सब्जेक्ट और वर्ब के एग्रीमेंट की है, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अगर डिस्कवरी के बाद लगाया होता डिस्कवरीज हैज तो आपको पकड़ में आ जाता, बस इन्वर्जन हो गया, हैज पहले आ गया डिस्कवरीज के, इसलिए कंफ्यूजन हो गया होगा अगर हुआ तो। बट आई थिंक कि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हुआ होगा और आपने ये क्वेश्चन जरूर सही किया होगा। तो इस वाले पोर्शन में किस वाले पार्ट में एरर मानी जाएगी, एरर मानी जाएगी ये वाले डी वाले में। यहाँ देखिए हैज़ दिया हुआ है, यहाँ हैव होना चाहिए था। आंसर क्या हुआ आपका, आंसर हुआ डी, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7, स्पेलिंग की बात है, ठीक है। तो पूछ रहे हैं कि इनकरेक्टली स्पेल्ड कौन है। देखिए इनकरेक्टली पर ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछते हैं करेक्टली स्पेल्ड, कभी कभी पूछते हैं इनकरेक्टली स्पेल्ड। तो हमको गलत स्पेलिंग वाला वर्ड ढूंढना है, सही स्पेलिंग तो इसमें 3 की होगी। आ जाओ देखते हैं कौन। ऑब्वियस का मतलब क्या होता है, एकदम क्लियर, ऑब्वियस मतलब एकदम क्लियर, अपारेंट, तो ये ठीक है, इसकी स्पेलिंग में कोई गलती नहीं है। क्वेयर का मतलब क्या होता है, स्ट्रेंज, विचित्र टाइप का, अजीबो गरीब, इसकी भी स्पेलिंग सही है। हेजिटेट, तो हेजिटेट की स्पेलिंग हमको गलत लग रही है। हेजिटेट में क्या होता है, HESI, HESI के बाद TE नहीं होता बल्कि TA, देखिए गलत हो गई स्पेलिंग हमारी, HESI TATE होता है, ठीक ना, क्या होगा TATE होता है, TETE नहीं होता। क्लियर हो गई। तो यह जो टेट ये लिखा हुआ है ये गलत होता, TATE होना चाहिए। आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, ठीक है। कोई डाउट, आई थिंक देयर शुड बी नो डाउट। वंस मोर योर क्वेश्चन बिलोंग्स टू इनकरेक्ट स्पेलिंग। क्वेश्चन नंबर 8, लगातार 2 स्पेलिंग एरर के क्वेश्चन हो गए। आप देखिए कि इसमें किसकी स्पेलिंग गलत है। तो एक वर्ड है अथॉरिटी लिखा हुआ है, ठीक, एक वर्ड है कंडीशन, एक वर्ड है मिडिल, एक वर्ड है एडिबल। तो इसमें किसकी गलत है स्पेलिंग, कंडीशन की सही है, मिडिल की सही है, और ये मिडिल सही है। मिडिल समझिएगा, मिडिल मत समझिएगा आप, MEDDLE, मिडिल का मतलब होता है चीज़ों को अस्त व्यस्त कर देना। एक वर्ड होता है MIDDLE, एक अलग वर्ड होता है, MEDDLE एक अलग वर्ड होता है, ठीक है। तो ये भी करेक्ट वर्ड है। इसमें जो इनकरेक्ट वर्ड है जिसकी स्पेलिंग गलत लग रही है वो होगा अथॉरिटी। तो अथॉरिटी में क्या होता है स्पेलिंग, AU होता है, शुरुआत में क्या होगा, AU होगा, AUTHORITY, ये होता है अथॉरिटी की स्पेलिंग, ठीक है। तो ये OU नहीं AU होता है। क्लियर हो गई बात। यहाँ पर जो OU लगा है वो गलत है। तो आपका आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया A, ठीक है। चलिए बढ़े, आगे बढ़ते हैं। हम आ गए क्वेश्चन नंबर 9 पर, धीरे धीरे करते करते। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में वंस मोर योर क्वेश्चन बिलोंग्स टू द फिलर्स, फिलर्स से रिलेटेड है। और फिलर में करना क्या है, देखिए भरना क्या है, द डैश फॉर अ वैक्सीन को टेक अप अ ईयर। कह रहे हैं कि वैक्सीन की डैश चीज में करीब 1 साल लग जाएगा। तो क्या वैक्सीन को आप चेज करेंगे कि परसूट करेंगे कि ट्रैक करेंगे या सर्च करेंगे।
वैसे तो वैक्सीन को क्या किया जाता है, आविष्कार किया जाता है, वैक्सीन को डिस्कवर किया जाता है, वैक्सीन मेक की जाती है, इन्वेंट की जाती है, ठीक है, ये साइंस से रिलेटेड वर्ड है। तो सर्च किस लिए लगाया जाता है, कोई चीज़ खो वगैरह जाती है तो खोई हुई चीज़ को ढूंढने के लिए। लेकिन रिसर्च में भी सर्च होता है, जब हम कोई चीज़ साइंटिफिकली खोजते हैं तब उसके लिए भी सर्च यूज किया जाता है। दो तरह से यूज होगा, एक सर्च क्या होता है, जैसे कोई चीज़ आपकी खो गई है, ठीक है, तो खोई हुई चीज़ ढूंढने के लिए भी आप सर्च करते हैं। और साइंस में, विज्ञान में जब कोई चीज़ हम लोग ढूंढते हैं, पता करते हैं, तो उसको भी सर्च कहा जाता है, ठीक। जब किसी चीज़ का अन्वेषण करते हैं तो उसको रिसर्च कहते हैं, रिसर्च सर्च पे ही बना है। तो साइंस में सर्च खोज करने के लिए यूज किया जाता है। साइंस में चेज या परसूट नहीं यूज किया जाता। चेज होता है जैसे किसी का पीछा कर रहे हैं उसके लिए, क्रिकेट में होता है, इसको आपको टारगेट दे दिया गया, आप टारगेट को चेज कर रहे हैं, या पुलिस किसी अपराधी को पीछा कर रही है तो उसके लिए चेज होता है, कोई टारगेट वगैरह चेज परसूट किया जाता है। ट्रैक यहाँ लगेगा नहीं। साइंस में किसी चीज़ की खोज के लिए सर्च वर्ड यूज किया जाता है, इसलिए यहाँ सबसे सुटेबल वैक्सीन के सेंस में जो वर्ड आना चाहिए वो क्या होगा, डी। आपको कंफर्ट जोन चाहे जो लग रहा होगा, लेकिन यहाँ कंफर्ट जोन से मतलब नहीं है आप चेज के साथ कंफर्ट फील कर रहे हैं या परसूट के साथ, कंफर्ट डजंट मैटर हियर। यहाँ आपको एक्यूरेसी के साथ चलना है, कौन सा वर्ड सबसे ज़्यादा सूटेबल है, ठीक है। तो मैंने ये भी कहा था जब मैं आपको फिलर्स करना बता रहा था, तो मैंने कहा था हमेशा कंटेक्स्ट का ध्यान रखना, किस कंटेक्स्ट में लगाना है। ये वैक्सीन ना होती, अगर किसी चोर का पता लगाना होता तब फिर सर्च ना लगता, तब हम कुछ और चीज़ लगा लेते, ठीक है। तो धीरे धीरे करके हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या रहा है, जरा इसको पढ़ के देखें। तो लिखा हुआ है कि नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, मतलब एक पोर्शन होगा सेंटेंस का जहां अंडरलाइन किया गया होगा, ये दिया है अंडरलाइन सेगमेंट, अंडरलाइन किया गया होगा, पता लगाना है कि अगर वहां पर कोई गलती है, कोई मिस्टेक है तो उसको बदल के उसकी जगह पे इंप्रूवमेंट क्या होगा, अगर वो गलत नहीं है तो नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। तो ये देखिए लिखा हुआ है आई कैन, ये जो इम्प्रूव करना है वो क्या है, कैन नॉट लिव, ठीक है। कांट लिव को अंडरलाइन किया गया है, पूरा सेंटेंस पढ़िए, आई कांट लिव एट अ प्लेस, मैं ऐसी जगह पर नहीं रह सकता, ठीक है। यहाँ तक तो अभी कोई गलती नहीं है, कांट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, एट अ प्लेस भी लिखा है। विच इज फार फ्रॉम द सी, विच के बाद इज लगा हुआ है तो कांट तो सही है, प्रेजेंट में ही आएगा, यहाँ कुड की तो कोई गुंजाइश है नहीं, ठीक है। तो कुड की, अब ये इज में है, सेंटेंस प्रेजेंट में है तो कांट ही लगेगा। अच्छा, आई के साथ कैन तो लगा ही सकते हैं, कोई मनाही है नहीं, कांट में ये कांट भी सही हो गया, इतना पूरा पूरा कांट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे तो ये पूरा का पूरा सिस्टम ये सही है। अब जब सही है तो जबरदस्ती करने की कोई ज़रूरत तो है नहीं, ठीक है ना। तो आई के साथ अगर हम ऑप्शंस देखें, आई के साथ हैज़ नहीं लगता, गलत हो गया, और कांट के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती नहीं है, गलत हो गया। कुड नॉट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि यहाँ इज लगा हुआ है। सेंटेंस अपने आप में करेक्ट है, आपका आंसर क्या होगा, नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, और आंसर है ए, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि एप्रोप्रिएट साइनोनियम, साइनोनिम जो वर्ड दिया है उसका साइनोनिम बताना है आपको। साइनोनिम में वर्ड क्या दिया है, प्रोटेस्ट करना। प्रोटेस्ट का मतलब क्या होता है, जब कोई किसी को प्रोटेस्ट वगैरह करता है, कोई रूल होता है, कोई नियम वगैरह, कोई कानून वगैरह बनता है, कोई नया चेंज आता है तो प्रोटेस्ट करते हैं, तो क्या करते हैं, उस नियम का विरोध करते हैं। तो विरोध करने के सेंस में कौन सा वर्ड आ जाएगा, देखो सपोर्ट वाला तो अपोजिट हो जाएगा, असिस्ट वाला अपोजिट हो जाएगा, फेवर करना मतलब साथ देना। तो सपोर्ट, असिस्ट और फेवर ये साथ देने के लिए लगेगा, ये तीनों तो लग नहीं सकते, ये घोर अपोजिट हो जाएंगे, ठीक है। एक बचा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ, ऑब्जेक्ट आपको नहीं याद आ रहा होगा, ऑब्जेक्ट ये वर्ब के फॉर्म में है, अगर ये नाउन के फॉर्म में होता तो ये लिखा होता ऑब्जेक्शन, ठीक है ना। आई थिंक कि ऑब्जेक्शन लिखा होता तो आपको सही सही समझ में आ जाता। ऑब्जेक्शन का मतलब विरोध, तो ऑब्जेक्ट का मतलब विरोध करना, वर्ब के फॉर्म में है, ठीक है। तो प्रोटेस्ट का जो साइनोनियम यहाँ पर बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, वो बन रहा है ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। एकदम करेक्ट साइनोनियम है उसका, क्योंकि बाकी तीनों एंटोनियम हो जा रहे हैं। क्लियर हो गई बात कंटेक्स्ट में, और यहाँ तो ग्रामर लगानी नहीं है, एंटोनियम और साइनोनियम में तो कंटेक्स्ट ही यूज किया जाता है, ठीक है। आ जाओ अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्या कह रहा है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताइए। एक लाइन दी हुई है उसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये जो ब्लू में लिखा हुआ है एक लाइन, उसके लिए एक वर्ड बताना।
लिखा क्या है, वन हु इंटरफियर्स इन द अफेयर्स ऑफ अदर्स, जो दूसरों के अफेयर में, दूसरों के मामले में टांग अड़ाता है, ऑफन फॉर सेल्फिश रीजन, अपने स्वार्थ से। ठीक है, मतलब समझ में आ गया, एक ऐसा व्यक्ति अपने स्वार्थ से दूसरे के मामलों में टांग अड़ाया करता है। उसको तुम्हारा भला नहीं करना है, उसको अपना फायदा, अपना उल्लू सीधा करना है। अपना उल्लू सीधा करने के लिए वो तुम्हारे मामले में टांग अड़ाएगा। ऐसे लोगों को अंग्रेजी में कहा जाता है इंटरलोपर। याद कर लीजिए, आपके आसपास अड़ोस पड़ोस सगे संबंधियों में भी कोई न कोई ऐसा होगा जरूर। इस दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसके एक आध ऐसे साथी दोस्त ना हो। ठीक है, वो आपके मामले बड़ी सलाह देंगे, बहुत आपको मतलब आपके हितैषी बनेंगे, लेकिन उसमें उनका सेल्फिशनेस जरूर होगी। ठीक है, ऐसे लोगों को इंटरलोपर कहते हैं। अब और वर्ड देख लेते हैं। इंटरप्रेटर का मतलब होता है किसी बात का मतलब बताने वाला। फॉरेनर आप जानते हैं विदेशी को कहते हैं, स्ट्रेंजर अजनबी को कहते हैं। इंटरलोपर यही आपके लिए नया वर्ड हो सकता है जो मैंने आपको समझा दिया। क्या होगा, एक ऐसा पर्सन जो आपके मामले में टांग अड़ाएगा, दूसरों के मामले में टांग अड़ाएगा, लेकिन फायदा उसका खुद का होगा, अपने निजी स्वार्थ के लिए। तो आपका आंसर कौन सा हुआ इसमें, आंसर हुआ ए। क्लियर, हम लोग 12 क्वेश्चन कर चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 13। तो 13 में क्या दिया है, एक बार एंटोनियम फिर से। ठीक है ना, तो लगभग सारे सेगमेंट के दो क्वेश्चन करके आ रहे हैं। 2 साइनोनियम हो गए, 2 एंटोनियम, 2 फिलर हो गए, ऐसे ऐसे पूछे जा रहे हैं। 2 एरर के हो गए। ठीक है, और 5 क्लोज टेस्ट में आ जाएंगे, हो जाएगा। चलो, एंटोनियम किसका पूछा है, नैरो का। नैरो का मतलब क्या होता है, बहुत पतला। मान लीजिए एक सड़क है, ठीक है, ऐसी पुलिया बनी हुई, अब एकदम इतनी ऐसी पुलिया बनी हुई है तो क्या हो गई, ये नैरो है, बहुत संकरी है पुलिया। और अगर मान लीजिए एक ऐसी पुलिया बनी हुई है, ये इतना, तो ये क्या होगा, इस पर से आप जाओगे तो क्या हो गई, पुलिया बहुत चौड़ी है और इसमें से निकल ही ना पाओगे, ये इतनी सकरी पुलिया है। ठीक है, इसको कहेंगे नैरो। तो नैरो मतलब हुआ बहुत सकरा, बहुत तंग हो गया। और चौड़ा, जो इस तरह से चौड़ा होगा उसको क्या कहोगे आप, उसको कहोगे वाइड। क्लियर हो गई बात। तो नैरो का जो एंटोनियम है वो हो गया वाइड हो गया। ठीक है, फर्म का मतलब बहुत दृढ़, बहुत मजबूत, बहुत कठोर। टाइट का मतलब बहुत कड़ा, और सॉलिड का मतलब हो गया ठोस। तो इन सब का नैरो से कोई मतलब नहीं था, साइज से रिलेटेड ही नहीं है ना। नैरो जो है वो साइज से रिलेटेड है, चौड़ा पतला ये सब क्या होता है, साइज होती है। तो साइज से रिलेटेड आपको वर्ड लगाना था। याद रखिएगा, अगर ये साइज का वर्ड है तो आपको साइज का वर्ड यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो नैरो और वाइड ये दोनों एक दूसरे के एंटोनियम हो गए। इन तीनों का कोई लेना देना नहीं था इसका, ये साइज के है ही नहीं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आया हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है जी, इसमें दिया हुआ है एक इडियम दिया हुआ है। ठीक है, उस इडियम, अब इडियम है तो इडियम की मीनिंग ही बतानी पड़ेगी, एंटोनियम तो इडियम का पूछा नहीं जाता। टू गेट ऑन नर्व्स, टू गेट ऑन नर्व्स का मतलब होता है ना गुस्सा जाना, टू गेट एंग्री। ठीक है ना, गेट ऑन नर्व्स का मतलब क्या हुआ, टू गेट एंग्री, नाराज हो जाना, गुस्सा हो जाना, चिड़चिड़ा जाना, एकदम आग बबूला हो जाना, लाल पीला हो जाना। ठीक है, मतलब और आप समझ लीजिएगा, नीला हरा बैगनी भी हो सकता है। तो गेट ऑन नर्व्स का मतलब क्या होगा, गेट ऑन नर्व्स का मतलब गुस्सा, एकदम से गुस्सा हो जाना। अब ए वाला ऑप्शन है टू सूद, अपोजिट हो जाएगा, मतलब शांत हो जाना, वो होगा नहीं यहाँ पे। टू हैव एन इलनेस, बीमारी होना, उसका उस मुहावरे से कोई लेना देना नहीं है। टू गिव मेडिसिन, दवा देना, नो 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 नो, ये भी नहीं होगा, बिल्कुल उससे रिलेटेड नहीं है। टू इरिटेट, हाँ ये है। टू इरिटेट का मतलब क्या हुआ, गुस्सा हो जाना, चिड़चिड़ा हो जाना, एकदम एकदम जैसे होता है ना कटकटा के काट खाने को दौड़ना, वो हो जाता है। तो इरिटेट होना, चिढ़ना। ठीक है, तो गेट ऑन नर्व्स का आपका आंसर कौन सा हुआ, टू गेट ऑन द नर्व्स का मतलब हुआ टू इरिटेट, गुस्सा हो जाना। 14 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वंस मोर। कहा था ना सबके दो क्वेश्चन। अब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन किसका बताना, रिस्टोर समवन टू हेल्थ एंड नॉर्मल लाइफ आफ्टर इम्प्रिजनमेंट, एडिक्शन या इलनेस। 3 चीजें बताई। कोई आदमी इलनेस, बीमार रहा हो, मान लो कोई क्रोनिक डिजीज हो, 5-6 महीने बीमार रहा, उस 5-6 महीने की बीमारी के बाद जब वो रिकवर होता है, नॉर्मल हेल्थ को पाता है, तो उसको क्या कहते हैं। या एडिक्शन का शिकार रहा हो, एडिक्शन का मतलब क्या हुआ, जैसे किसी आदमी को ड्रग्स वगैरह की लत लगी हो, अब वो ड्रग्स की लत छुड़ाई जाती है, ड्रग्स की लत छुड़ाई जाती है तो उसको क्या कहते हैं, नॉर्मल लाइफ में उसको लाने को क्या कहते हैं।
तो आपको याद होगा ना, रिहेबिलिटेट कहते हैं उसको, रिहेबिलिटेशन सेंटर। जिन लोगों को अफीम वगैरह या ड्रग्स की लत लगी होती है उनको रिहेबिलिटेशन सेंटर भेजा जाता है, तो वहाँ पे वो रिहेबिलिटेट होते हैं। तो आपका ऑप्शन दिख तो यही रहा होगा। फिर भी मैं और देख रहा हूँ, और इम्प्रिजनमेंट है, जैसे कोई जेल में है तो जेल में मान लीजिए कुछ गड़बड़ हो गया तो उसको रिहेबिलिटेट किया जाता है। बीमारी, एडिक्शन या इम्प्रिजनमेंट के बाद जो नॉर्मल लाइफ में आदमी लौटता है नॉर्मल लाइफ जीने के लिए, उसको कहा जाता है रिहेबिलिटेट करना। क्लियर हो गई बात। और रिफर्बिश, यहाँ कोई लेना देना नहीं है रिफर्बिश का मतलब, मैं आपको बता दे रहा हूँ। रिफर्बिश का मतलब होता है दोबारा नए जैसा बनाना। रिफर्बिश का मतलब क्या होगा? दोबारा नए जैसा बनाना। मैं तो थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम होगी, आप लिख लीजिएगा अपने आप से, मैं बोल रहा हूँ वीडियो रोक के आप लिख लीजिएगा मीनिंग। रिफर्बिश का मतलब होता है दोबारा नए जैसा बनाना। रिनोवेट का मतलब क्या होगा? जैसे कोई चीज़ पुरानी हो गई है, मान लीजिए आपका कमरा है, टाइल्स वाइल्स पुरानी हो गई है, या मान लो प्लास्टर था तो उसको आप तोड़ ताड़ के वहाँ पे टाइल्स लगवा रहे हैं, तो उसको क्या कर रहे हैं? रिनोवेट कर रहे हैं, उसका नवीनीकरण कर रहे हैं। और रीइंस्टेट का मतलब क्या होता है? इंस्टेट मतलब फिर से बहाल करना। रीइंस्टेट मतलब कोई चीज़ लागू थी, बंद हो गई, फिर से बहाल किया जाना किसी को। कोई नौकरी से निकाल दिया गया या कोई नियम है जो बीच में रोका गया था, उसको फिर से बहाल करना रीइंस्टेट हो जाता है। और रिहेबिलिटेट का मतलब आपको बता दिया कि किसी को ड्रग्स वगैरह की लत है, उसको हॉस्पिटल में कुछ दिन रखते हैं, उसको उसकी आदत छुड़ाते हैं। आदत छुड़ाने के बाद फिर वो नॉर्मल लाइफ में आता है तो उसको रिहेबिलिटेट किया कहा जाता है। क्लियर हो गई बात। तो ये 15 नंबर का क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 फिर से फिलर का क्वेश्चन हो गया। चलिए देखिए, आई होप योर पेरेंट्स डैश सून। आई होप योर पेरेंट्स डैश सून। क्या करें? आई होप योर पेरेंट्स आर रिकवरिंग सून। नहीं, ये कंटिन्यूअस में नहीं होगा। रिकवर सून, हाँ, होप वगैरह, होप एक्सपेक्टेशन, इस तरह की चीज़ें हम करते हैं तो क्या होगा, ये फिर आ जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही हम लोगों को रखना पड़ता है। ठीक है ना, एक रूल होता है इसका कि आई होप, आई एक्सपेक्ट, इस तरह के सेंटेंस बनाते हैं तो वो सेंटेंस फ्यूचर को इंडिकेट करता है। जब हम होप करेंगे, जब हम किसी की चीज़ की आशा उम्मीद करेंगे तो वो फ्यूचर में होता है। बस ये है कि उसमें विल शैल नहीं लगाना होता है, लेकिन पैटर्न वही बनाना पड़ता है। इसलिए इसमें सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी पड़ती है। जो स्ट्रक्चर होगा सेंटेंस का वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा और मीनिंग उसकी फ्यूचर में जाएगी, लेकिन स्ट्रक्चर प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर योर पेरेंट्स के साथ हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। क्यों यूज करनी है? आई होप पहले लग गया, योर पेरेंट्स के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर में क्या लगाना होगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में दी है? बी में दी हुई है। तो आपको कारण सहित इस रूल का मतलब समझ में आ गया ना। जो ये क्वेश्चन नंबर 16 में फिलर है वो रिकवर ही क्यों होगी, बी ही क्यों होगी, आपको कारण सहित ये बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई, यस या नो? ठीक है, बताइएगा। अगर नो तो फिर हम और समझाएंगे इसको, फिर इस बात पर आएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो फिर वही दिया हुआ है कि एक अंडरलाइन सेगमेंट है, अगर उसमें कोई ग्रामेटिकल गलती है तो ठीक है बताइए, नहीं तो नो सब्सटीट्यूशन रिक्वायर्ड। देख लेते हैं हमारा किस वाले पोर्शन में ये दिया हुआ है। आ जाओ, ये दिया हुआ है फेड दोज। ठीक, अब हमें क्वेश्चन पढ़ना है कि देयर आर मेनी बर्ड्स इन द वरांडा टुडे। आज बरांडे में बहुत सारी चिड़िया आई हैं। हेमा मतलब क्या होगा? कोई पर्सन है, उसकी बीवी हो सकती है या उसकी बेटी हो सकती है, बहन हो सकती है। हेमा प्लीज फीड दोज, प्लीज इन लोगों को फीड करो, मतलब इनको खाना खिला दो, इनको कुछ खाने को दे दो। तो फीड के बाद ये जो ऑब्जेक्ट लगा है ये यहाँ पे डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ना होकर के क्या करना चाहिए? पहले आया ना बर्ड्स, बर्ड्स आया है तो दोज की जगह क्या लगाएंगे? पर्सनल प्रोनाउन यूज करेंगे ना कि डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज करेंगे। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज किया जाता है किसी चीज़ को डिमोन्स्ट्रेट करने के लिए, ठीक है, उस पर फोकस लाने के लिए। अब यहाँ पर तो पहले बर्ड्स का जिक्र हो चुका है, पहले बर्ड्स का जिक्र आया है, तो बर्ड्स की जगह पर जब हम प्रोनाउन यूज करेंगे तो वो पर्सनल, बर्ड्स के लिए यूज करोगे तो बर्ड्स का पर्सनल प्रोनाउन यूज किया जाएगा ना। जब हम प्रोनाउन को किसी पर्सन या थिंग के बदले में यूज करते हैं तो पर्सनल प्रोनाउन यूज करते हैं। तो यहाँ बर्ड्स के बदले में दोज ना आकर के क्या आना चाहिए था? देम आना चाहिए था। क्लियर हो गई बात। और वर्ब कौन सी होगी? वर्ब फर्स्ट फॉर्म की ही होगी, फीड रहेगा,
फीड ठीक है, फीड के बाद दोज गलत था, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, फीड के बाद देम आना चाहिए और हमारा आंसर क्या होगा, डी होगा। आप ये सी वाला देख करके लालच ना करिएगा क्योंकि इसमें फेड गलत हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? तो फीड देम ये हो गया डी। कारण सहित आंसर समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कारण जानना जरूरी है कि किसी क्वेश्चन का यही ऑप्शन क्यों होगा। मेरी कोशिश यही रहती है कि आपको कारण सहित उसको समझाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंस मोर बिलोंगिंग टू ग्रामेटिकल एरर। एक बार फिर ये क्वेश्चन किससे है, ग्रामेटिकल एरर का क्वेश्चन है। आ जाओ फिर भैया, इनको भी देखते हैं। अब आया वी डू होप, फिर होप से रिलेटेड होगा। वी डू होप यू आर एंजॉय। अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन आया था होप का, एक ही रूल से रिलेटेड आ गए। होप से रिलेटेड होगा, फ्यूचर को इंडिकेट करते हैं लेकिन स्ट्रक्चर प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। वंस मोर आई एम रिपीटिंग द लाइन, वही बात फिर से दोहरा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। होप या एक्सपेक्टेशन जब हम शो करते हैं तो सेंटेंस की मीनिंग फ्यूचर में जाती है लेकिन स्ट्रक्चर प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा। और दूसरी बात ये होती है कि जब हम इज एम आर लगाते हैं तो इज एम आर के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कभी नहीं लगती। इज एम आर के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म कभी नहीं लगती। इज एम आर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, कब लगती है, पैसिव वॉइस में लगती है। इज एम आर के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है, कब, एक्टिव वॉइस में लगती है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो कभी लगा ही नहीं सकते ना इज एम आर के बाद, वर्ब फर्स्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म सवाल ही नहीं पैदा होती। तो यहाँ पर आर लगा हुआ है, आर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, तो या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गलत है या फिर आर गलत है। अगर आपको रूल नहीं भी पता वो फ्यूचर वाला, तभी आप वर्ब फॉर्म का रूल अगर जानते हैं, जो कि हमारे पिछले वीडियोस में आप देखिएगा, तो एक वीडियो इस पर पूरा बनाया हूं मैं, 3 वीडियो है वर्ब फॉर्म्स से रिलेटेड। ठीक है, एक में हमने वर्ब की फॉर्म्स का करेक्ट यूज बताया है, जैसे अभी मैं बता रहा था कि इज एम आर के बाद हम वर्ब की कौन कौन सी फॉर्म लगा सकते हैं, कौन कौन सी नहीं लगा सकते हैं। तो इस चीज़ को बहुत डिटेल में समझाया था वर्ब फॉर्म वाले टॉपिक में, तो रूल्स भी बताए हैं और उस पर हमने 50 क्वेश्चन भी सॉल्व कराए हैं। तो जिन लोगों को वर्ब फॉर्म, जिन लोगों ने नहीं देखा है, वो लोग पीछे जा करके लिंक दिया हुआ है उन वीडियोज़ को देख लें, या चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने किया होगा तो आपको चैनल में मिल जाएगा, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा ना वो वर्ब फॉर्म के वीडियो। आपको उसके बाद इंस्टाग्राम चैनल पे जाकर के या उस पे टेलीग्राम पे जाकर के उसका पीडीएफ ले लीजिए, पीडीएफ को आप सॉल्व कर डालिए, सॉल्व करने के बाद उसका सोल्यूशन देख लीजिए। वर्ब फॉर्म से होने वाली एरर्स आपकी कभी नहीं होगी, वो ठीक हो जाएंगी। ठीक है, तो अगर वो नहीं भी आपने देखा है तो ऐसे भी अगर आप देखेंगे आर के साथ, ठीक है, मान लो होप वाला रूल नहीं पता तो आप वर्ब फॉर्म का रूल पता है, तब भी आप यू आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे नहीं, तो ये वाला पोर्शन गलत हो गया, बी आपका। ठीक है, आंसर लग गया बी। और अगर होप वाले रूल में चलेंगे तो होप वाले रूल के अकॉर्डिंग अगर आपको बताएं तो क्या होगा कि हमने कहा था कि होप के बाद सेंस फ्यूचर का होता है लेकिन स्ट्रक्चर प्रेजेंट का होता है। अगर आप प्रेजेंट का स्ट्रक्चर लेंगे तो यू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, आर नहीं लगाएंगे। क्लियर हो गई बात? अगर ये इंप्रूवमेंट का सेंटेंस होता तो क्या करते, यू एंजॉय करते, यू आर एंजॉइंग नहीं करते। ठीक है, यू आर एंजॉइंग नहीं करते, क्या करते, यू एंजॉय, क्योंकि होप के बाद में फ्यूचर का सेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर देना है। आई थिंक अब आपको पूरी बात क्लियर समझ में आ गई होगी। आपका आंसर हुआ बी, कारण सहित एक्सप्लेन हुआ, आपको मतलब ठीक से समझ में आया क्यों ये गलत है, यू आर एंजॉय। ठीक है, चलें बढ़े आगे, हो गया। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 19? इसमें फिर वही नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड एक पोर्शन होगा जिसको अंडरलाइन किया गया होगा, उसमें इंप्रूवमेंट किया गया होगा। अगर ज़रूरत है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला पोर्शन ये लिखा है बाई नियर बाय नियरली, ये दिया है, इसी को इम्प्रूव करना है। अगर वहाँ गलत हुई कोई तो ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स, ये हो गया द बियर्स गो विदाउट फूड। विंटर के सीजन में जो बियर्स होते हैं, जो भालू वगैरह होते हैं, देखिए ग्रामेटिकल एरर यहाँ भी है, बियर को प्लूरल में लिखा नहीं जाता, बियर ही होता, बियर में एस नहीं लगाया जाता। लेकिन अगर एरर का होता तो यहाँ हम एरर कर देते। एग्जाम में ऐसे ही आया था, इसमें ये हमने किया नहीं है। ठीक है, बियर्स मैंने नहीं किया है, एमटीएस का पेपर ऐसे ही छपा था, बियर्स ही लिखा था। एरर यहाँ भी एक हो गई, लेकिन अब हम यहाँ एरर करेंगे नहीं। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जो मेंशन्ड एरिया है बाय नियरली को अंडरलाइन किया गया है, हमें सब कुछ वहीं करना है और आगे पीछे कुछ नहीं करना है।
इम्प्रूवमेंट वाले में आप बाउंड होते हैं कि जहां आपको मेंशन किया गया है वहीं करिए जो करना हो, और जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं उसमें लिमिटेड हैं, आप अपने मन से कुछ कर भी नहीं सकते। ठीक है, तो ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स द बियर्स गो विदाउट फूड, जो बियर होते हैं वो विदाउट फूड कुछ दिनों तक, कितने दिनों तक, बाय नियरली 6 to 7 मंथ, 6 से 7 महीने तक। ठीक है ना, तो 6 से 7 महीने के लिए वो क्या रहते हैं, बिना भोजन के रहते हैं, ऐसे ही भूखे रहते हैं। तो यहाँ पे बाई गलत हो गया, क्या होना चाहिए, फार, यहाँ पे क्या लगाना चाहिए, फार ऑलमोस्ट 6 to 7 मंथ, करीब 6 से 7 महीने के लिए। फ्रॉम ऑलमोस्ट नहीं लगाना है हमको, 6 से 7 महीना ऐसे नहीं है, ये तो टोटल हमको दे रहे हैं ना। अगर शुरू से अंत देते हैं, ठीक है ना, शुरू से अंत तक का लिखा होता, तो शुरू से अंत तक का लिखा होता तो हम कहते हैं जैसे 1 से 6 महीने, तो 1 से 6 महीना होता तो हम यहाँ पे फ्रॉम और टू लगा लेते। टोटल दे रहे हैं, टोटल 6 से 7 महीना, तो टोटल 6 से 7 महीना देंगे तो फ्रॉम टू नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, फार 6 to 7। ठीक है, बात समझ आई। ऐसे में यहाँ फ्रॉम नहीं लगाना है, यहाँ लगाना है फॉर। एक बार फिर समझिए, जैसे ये कहा जाता है कि मैं इस ऑफिस में सुबह 8 बजे से शाम को 4 बजे तक काम करता हूँ। ठीक, ये सेंटेंस है, मैं इस ऑफिस में सुबह 8 बजे से शाम को 6 बजे तक, तो सुबह 8 बजे स्टार्टिंग दे दिया, शाम को 8 बजे एंडिंग दे दिया। ठीक है, तो ये फ्रॉम और टू होगा। अगर ये कहा जाए कि मैं इस ऑफिस में 6 से 8 घंटे काम करता हूँ, तो 6 से 8 घंटे काम करता हूँ, तो यहाँ क्या होगा, फॉर 6 to 8 आवर्स, तब यहाँ होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो आपका आंसर था वो क्या था, फॉर ऑलमोस्ट 6 to 7 मंथ्स। ठीक है, तो ये आंसर क्या हो गया आपका, सी हो गया। बात आपको कारण सहित समझ में आ गई होगी, आई थिंक, आई होप। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 20 में फिर एक बार किसका क्वेश्चन है, ये फिलर का क्वेश्चन है। मेनी डैश टेल्स इवोक द मेमोरी ऑफ अकबर एंड बीरबल, तो कैसी टेल्स हैं जो अकबर और बीरबल की मेमोरी को, यादों को ताज़ा कर देते हैं। पॉपुलस टेल्स होंगी या पॉपुलर टेल्स होंगी या पॉपुलेटेड टेल्स होंगी या फिर पॉपुलिस्ट टेल होगी, टेल कहानियां हो गई। तो पहले मीनिंग देखो, पॉपुलस का मतलब क्या हुआ, भीड़ भरा हुआ, जहां पर आबादी बहुत ज़्यादा होती है, पॉपुलस मतलब बड़ी जनसंख्या वाला, और पॉपुलर का मतलब लोकप्रिय हो गया। पॉपुलेटेड का मतलब क्या हुआ, घना बसा हुआ, पॉपुलेटेड का मतलब बहुत घना बसा हुआ, और पॉपुलिस्ट का मतलब सस्ती लोकप्रियता पाने वाला, पॉपुलिस्ट होता है सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए, ये हो गया। तो अब यहाँ पर जो सुटेबल है वो जनसंख्या से तो लेना देना है नहीं इसका, ना सस्ती लोकप्रियता से है, तो ये क्या हो गया, कुछ फेमस और लोकप्रिय कहानियाँ हैं। पॉपुलर का मतलब क्या हुआ, ये हो गई फेमस या लोकप्रिय कहानियाँ। ठीक है, तो सुटेबल ऑप्शन क्या था इसका, बी वाला हुआ। ठीक है, चलिए अब 21 से 21 से लेकर के 25 तक के क्वेश्चंस रह गए हैं क्लोज टेस्ट के। अब ये स्टेटमेंट पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधे ये क्लोज टेस्ट आपको दिखाई दे रहा है। इसमें करना क्या है, हम लोग सीधे यहाँ आते हैं। करना क्या है कि ये 21, 22, 23, 24, 25 में कौन कौन से वर्ड भरे जाएंगे आपको ये देखना है। तो पहले एक बार इसको पढ़ लेते हैं। One day while the magistrate was walking dash the market dash a market he saw a crowd outside the poultry shop dash inquiring what the matter was dash learned that a peasant had accidentally dash a heavy sack on a chicken dash to death। ठीक है, मतलब ये हुआ कि एक जज साहब थे, मजिस्ट्रेट थे, गली में कहीं टहल रहे थे, जा रहे थे, एक दुकान के सामने बहुत बड़ी भीड़ थी, ये गए वहाँ पे पता लगाए तो ये पता चला कि ये किसान है, उसने भूलवश दुर्घटनावश एक चिकन था, चिकन का मतलब क्या हुआ, मुर्गे का बच्चा चूजा उजा था, उसके ऊपर उसने कोई बोरा गिरा दिया और वो मर गया चूजा। ठीक है, इसी के लिए हमको फिलर्स भरने हैं। तो सबसे पहले कौन सा फिलर भरना है, 21 में क्या हुआ, तो जज साहब क्या कर रहे थे, वॉकिंग डैश मार्केट, तो मार्केट से होकर गुजर रहे थे, मार्केट से होकर गुजरते, अलोंग का मतलब मार्केट के किनारे किनारे, मार्केट के ऊपर या मार्केट के किनारे बगल से, या मार्केट से होकर, तो मार्केट से होकर गुजर रहे थे क्योंकि दुकान के सामने भीड़ लगी थी। तो मार्केट से होकर गुजरने के लिए क्या लगाएंगे आप, थ्रू द मार्केट, प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ 22 पर। 22 में हमें फिलर कहाँ वाला लगाना है, ये लगाना है, शॉप। ठीक है, तो दुकान के बाहर भीड़ लगी हुई थी, तो जब इन्होंने पता लगाया, इंक्वायरी की कि मामला क्या है,
तो डैश इंक्वायरिंग व्हाट द मैटर वाज, तो क्या होगा वेयर एज इंक्वायरिंग व्हाट द मैटर वाज, या हाउ इंक्वायरिंग व्हाट द मैटर वाज, या सो इंक्वायरिंग, या ऑन इंक्वायरिंग व्हाट द मैटर वाज। तो हो गया कि इंक्वायरी करने पर, तो हो गया ऑन इंक्वायरिंग व्हाट द मैटर वाज। ठीक है ना, क्लियर हो गया। चलिए आते हैं 23 पर, फेलर नंबर 23। ये क्या कह रहा है बच्चा, फिलर नंबर 23 ये हो गया। आपको प्रीपोजिशन लगाना ही, सी, दे, हिम। क्वेश्चन जो भरना है वो क्या है, तो जब इन्होंने इस बात का पता लगाया तो लर्न टू दैट, ठीक है, लर्न क्या है, लर्न वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म के पहले लगाना होगा आपको, तो क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे तो हिम लगेगा नहीं। अच्छा जज साहब के लिए क्या लगाओगे, अभी तो सी लगाएंगे नहीं, क्योंकि इन्हीं के लिए इसी में कहीं पर और कोई प्रीपोजिशन तो लगा नहीं है। ठीक है, वन डे मजिस्ट्रेट वाज वॉकिंग, ही सा, ठीक है, यहाँ ही लगा हुआ है। हाँ ठीक, तो मजिस्ट्रेट के लिए ही या सी दोनों लग सकता था ना, तो हम देख रहे थे, ढूंढ रहे थे कि कहीं इनके लिए कोई प्रोनाउन लगा हुआ है, तो ये प्रोनाउन ही लगा ही है, तो मजिस्ट्रेट के लिए ही लगा हुआ है, तो हम सी नहीं लगा पाएंगे, अकेले हैं वो सिंगुलर हैं, तो दे तो लगा नहीं सकते, और हिम सब्जेक्ट है तो लगेगा नहीं, क्या लगेगा, एक ऑप्शन लगा हुआ है ही। ठीक है, तो यहाँ पे ही लगाएंगे और कुछ नहीं लगाएंगे। कारण जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हिम भी दिया हुआ है। ठीक है, बहुत बचा के किसी काम को करिएगा, बहुत सोच समझ के, मतलब जल्दबाजी आपने की तो जल्दी का काम डैश डैश का होता है, आप समझ ही रहे हैं। अब हुआ क्या था कि पीजेंट एक्सीडेंटली, एक किसान दुर्घटनावश एक्सीडेंटली डैश अ हैवी सैक ऑन अ चिकन, बोरा गिरा दिया था उसने। तो क्या किया था उसने, बोरा गिरा दिया में सिलेक्टेड असैक होगा, पिक्ड असैक होगा, कि ड्रॉप्ड असैक होगा, कि फील्ड असैक होगा। ठीक है ना, तो ऑन लिखा है ना, ऑन चिकन, ऑन चिकन का मतलब चिकन के ऊपर गिरा, तो चिकन के ऊपर गिरा तो फिर गिरा होगा ना, सेलेक्टेड पिक्ड और फील्ड तो होगा नहीं, ऑन हो तो उसके ऊपर गिरा, उसके ऊपर गिरा तो फिर ड्रॉप्ड लगाओगे और क्या। ठीक है, क्योंकि वो किसी के साथ ऑन लग नहीं रहा है, बात समझ में आई। सेलेक्टेड के बाद भी ऑन नहीं लगेगा, पिक्ड के बाद भी नहीं लगेगा, फील्ड के बाद भी लगेगा, विद लग जाता है फील्ड के बाद, ड्रॉप के बाद ही लगाओगे और जिसके ऊपर गिराए हो, इसलिए ड्रॉप के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अब एक क्वेश्चन रह गया आपका, क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, यही और देख लेते हैं क्या है इसमें भरना। ये रहा क्वेश्चन 25। जब चिकन के ऊपर बोरा गिरेगा तो उसकी क्या हाल होगी, डैश टू डेथ, तो क्रीपिंग टू डेथ, रेंग कर मृत्यु हो गई, नहीं होगा, कवरिंग टू डेथ होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्रशिंग टू डेथ, हाँ बिल्कुल ये हो सकता है, क्रम्बलिंग का मतलब क्या हुआ, भुरभुरा के गिरना, क्रम्बल दीवार वगैरह जब टूट के गिरती है तब क्रम्बल कहा जाता है। ठीक है, क्रश का मतलब हुआ बोरे के नीचे। अब सोच लो 100 किलो का बोरा होगा और एक चूजा बेचारा, तो एक चूजे के ऊपर अगर 100 किलो का बोरा गिरेगा तो उसकी क्या हाल हो जाएगी, कचूमर निकल गया होगा, तो कचूमर निकल गया होगा उसको, तो उसी लिए क्या यूज करोगे, क्रश हो गया बेचारा, एकदम उसी में चटनी हो गया होगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये थे 25 क्वेश्चंस MTS के पहले सेट के, आज हम लोगों ने जो किया, क्लियर। ठीक है, तो इसी तरह से अब CHSL MTS और बीच बीच में कुछ और सारी चीज़ें बीच बीच में लाते रहेंगे। फिर मिलेंगे अगले सेट के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।